Good morning to all of students and welcome to my channel Tricky Science। आज हम क्लास 12 के बायो पोर्शन से वंशागत का आणविक आधार इस चैप्टर से कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आप लोग मैसेज कर रहे थे, इसलिए ये समझा दीजिए कैसे होता है आनुवांशिक कोड और अमीनो अम्लों का जो कोड बनाया जाता है वो वास्तव में कैसे बनता है। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को लेके समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता कैसे है और डीएनए का प्रतिलिपिकरण होने के पश्चात जो आनुवांशिक कोड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और इसी आनुवांशिक कोड में नॉनसेंस कोडान, सेंस कोडान, स्टॉप कोडान, ये सारे कोडान जो बनते हैं और त्रिक संलयन क्या होता है, जो त्रिक कूट होते हैं वे कैसे होते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि आनुवांशिक कोड होता क्या है कि प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान किसी डीएनए का जब प्रतिलिपिकरण किया जाता है, प्रतिकृति ली जाती है और अनुलेखन होता है, उस दौरान क्या होता है कि एक न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण दूसरे न्यूक्लिक अम्ल के साथ होने लगता है। ठीक, बात को समझने की कोशिश करिएगा कि प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान एक न्यूक्लिक अम्ल दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण करता है और डीएनए की संरचना व आनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण किसके द्वारा होता है, आनुवांशिक कूट के द्वारा होता है। अगर हम ये कहें कि वास्तव में डीएनए की जो जैव रासायनिक संरचना है उसका निर्धारण कैसे होता है, तो उसका निर्धारण किसके माध्यम से होता है, एक विशेष प्रकार के कूट के माध्यम से होता है, कोड के माध्यम से होता है, कोडांस के माध्यम से होता है। और उन्हीं कोडांस को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक कूट या आनुवांशिक कोडांस बोलते हैं। अलग अलग अमीनो अम्ल के लिए वास्तव में अमीनो अम्ल की अगर बात की जाए तो दो तरह होते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, मतलब कि आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ एसेंशियल्स अमीनो अम्ल 20 तो 20 होते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं और उन अमीनो अम्लों के लिए अलग अलग कोड बनाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो आनुवांशिक कोड आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान प्रतिकृति क्या है और अनुलेखन क्या है। प्रतिकृति है डीएनए के एक डीएनए से दूसरे डीएनए को जब प्राप्त किया जाता है कि मतलब किसी एक डीएनए के खंड को काट कर उसके समान दूसरे डीएनए को बनाया जाता है, तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृति कहते हैं। और अनुलेखन किसको कहते हैं कि एक ही डीएनए में दूसरा डीएनए आके आरोपित हो जाए या जुड़ जाए, उस क्रिया को हम अनुलेखन कहते हैं। तो प्रतिकृति व अनुलेखन के दौरान एक न्यूक्लिक अम्ल दूसरे न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिलिपिकरण करता है। न्यूक्लिक अम्ल की बात की जाए तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझाया था कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, बेस पेयर क्या होते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हो चुकी है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। तो एक न्यूक्लिक अम्ल का दूसरे न्यूक्लिक अम्ल से प्रतिलिपिकरण करता है और दूसरी चीज क्या करता है कि डीएनए की संरचना और आनुवांशिक पदार्थ के जैव रासायनिक प्रकृति का निर्धारण कौन करता है, आनुवांशिक कोड करता है। अब ये टर्म आता है कि प्रतिलिपिकरण क्या है। प्रतिलिपिकरण क्या है, तो हमने बताया कि अपने समान नवीन डीएनए की कॉपी बना लेना ही क्या कहलाता है, प्रतिलिपिकरण कहलाता है। मतलब एक डीएनए है, वो डीएनए क्या कहलाएगा कि वो डीएनए कहलाएगा पेरेंटल डीएनए, ठीक, या जनक डीएनए। अब उस जनक डीएनए के किसी भी स्टैंड से एक अलग कॉपी का बन जाना ही क्या कहलाएगा, प्रतिलिपिकरण कहलाएगा। या ये कहे कि इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी इटसेल्फ, अर्थात कि डीएनए का रेप्लिकेशन में अपने समान नवीन डीएनए की कॉपी बना लेना ही क्या कहलाता है, डीएनए का प्रतिलिपिकरण कहलाता है। और डीएनए का प्रतिलिपिकरण करने वाले वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक थे।
और इन्होंने डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए 3 मेथड दिए थे। 3 तरह के डीएनए प्रतिलिपिकरण को इन्होंने बताया था। पहला मेथड है कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा। फर्स्ट मेथड कौन सा है? कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेकंड मेथड आता है डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंड थर्ड मेथड है इसका कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी हम इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ों की चर्चा होगी कि कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, डिस्पर्सिव मेथड में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, और सेमी कंजर्वेटिव मेथड में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। फिलहाल हम इस चीज़ पे चलते हैं कि ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्रतिलिपिकरण क्या है, कि अपने समान नवीन डीएनए की कॉपी का बना लेना ही क्या कहलाता है? प्रतिलिपिकरण कहलाता है। अब ये अगला टर्म आता है कि विभिन्न अमीनो अम्लों के लिए प्रकूट। हम प्रकूट कैसे बनाते हैं? तो वास्तव में एक चार्ट इस तरह का होता है, इसमें 3 फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। अब समझने वाली बात यहीं पे है कि इसका प्रकूट कैसे बनता है। तो उसके पहले कुछ चीजें, इससे संबंधित चीजों को समझ लिया जाए कि डीएनए में कैसे प्रकूटों का निर्माण होता है। तो होता क्या है कि कूट हमेशा त्रिक होते हैं। त्रिक का मतलब हमेशा 3 की ही संख्या में होंगे, 4 की संख्या में नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक कोड केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। मतलब अगर कोई एक कोड बन जाएगा तो वो सिर्फ किसको दिखाएगा? एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को दिखाएगा। अगर कहा जाए कि CUU, अगर ये कोड बन गया तो ये क्या है? 3 की संख्या में है, तो पहली बात तो त्रिक कोड है। दूसरी बात CUU बना है तो एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्धारण करेगा, और उस अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं? लियोसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लियोसीन बोलते हैं। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज में डीएनए का कोड लेखन कैसे किया जाता है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ये फर्स्ट फेज में UCAG इधर लिखा हुआ है, सेकंड फेज में भी UCAG है, और थर्ड फेज में भी UCAG है। ये UCAG क्या है? UCAG का मतलब होता है यूरेसिल, C का मतलब होता है, C का मतलब साइटोसिन, A का मतलब एडेनिन, और G का मतलब ग्वानिन। तो क्या क्या मिल रहा है कि एडेनिन मिल रहा है, ग्वानिन मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है और यूरेसिल मिल रहा है। मतलब ये किसमें है? किसका है? ये डीएनए का है कि आरएनए का है? ये डीएनए का है, क्योंकि डीएनए का जो क्षार क्रम होता है, डीएनए का क्षार क्रम AUGC, ठीक। आरएनए का क्षार क्रम क्या होगा? एक रिप्लेस हो जाएगा। क्या रिप्लेस होगा? यू रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ? टी के साथ। मतलब यूरेसिल रिप्लेस होके क्या बनाएगा? थाइमीन बना लेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ये UCAG है क्या। अब इसके फेज का हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं। जैसे हमने मेंडल में देखा होगा कि क्रॉस किया जाता है, उसी तरीके से इसका भी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज में क्रॉस करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। U का U के साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये बनेगा U हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा C U, हाँ ये U हम उतार लिए, फिर इसको उतार लिए सेकंड फेज वाले को, तो ये U हो जाएगा। और थर्ड फेज में क्या है? यहाँ भी U है, तो ये भी क्या हो गया? U हो गया। तो कहने का मतलब ये क्या बना? त्रिक कोड बना। और त्रिक कोड में क्या मिला? U कैसे मिला? एक U ये फर्स्ट फेज वाला, सेकंड फेज वाला जो पहले कॉलम का है इस U से ले लिए, और थर्ड फेज वाला ये पहले कॉलम का ये U। तो ये हमें क्या मिल गया? U मिल गया। और ये किसका कोड है? ये कोड है PHE बोले तो क्या है? क्या है? फिनेनिन, PHENINE। तो पहला कोड हमें कौन सा मिल गया? PHE है। और ये किसका कोड है?
ये फिनेनिल अमीनो अम्ल का कोड है। इसी प्रकार से सेकंड नंबर करते हैं, तो सेकंड नंबर जब जाएंगे तो पहले यू उतार लेंगे उसी तरीके से। फिर सेकंड क्रम क्या है, सी है, और यहाँ पे सेकंड क्रम क्या है, सी है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यू सी, नहीं सॉरी, यू सी, और ये यू वाला ये यही रहने देंगे, यू हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही कराएंगे, इसका कराएंगे, इसका कराएंगे और इस वाले का साथ, फिर इसका कराएंगे, इसका कराएंगे इस वाले के साथ, इसी तरीके से चारों क्रम चलेगा। ठीक, तो ये क्या बन गया, यू सी यू बन गया। और यू सी यू किसका कोड है, यू सी यू इसका कोड है, एक सेकेंड, इसमें चार है ना, यू सी ए जी, और इस क्या है, सिंगल यू है, ये सिंगल यू है, तो इसमें चार कोड बनेंगे, एक साथ चारों कोड बनेंगे। तो चारों कोड कैसे बनेंगे, पहला कोड यू 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 बना था, दूसरा कोड बनेगा यू यू सी बनेगा, तीसरा कोड बनेगा यू यू ए बनेगा, और चौथा कोड बनेगा यू यू जी बनेगा। ठीक, ये चारों कैसे आए समझ में आया, चारों इस तरह आए कि पहला यू यू और ये यू उठा के तीनों क्या हो गए, ट्रिपल यू हो गए। फिर सेकंड क्या किए, यू और ये वाला यू और ये वाला सी के साथ, तो ये क्या बन गया, यू यू सी बन गया। फिर तीसरा क्या करेंगे, यू यू और इस वाले के साथ करेंगे तो ए बन जाएगा, और चौथा क्या है, यू यू जी, और ये क्या बन गया, यू यू जी बन गया। अब ये किसका कोड है, क्योंकि यू यू ट्रिपल यू के साथ फिनेनिन बन रहा है, इसमें डबल यू मिल गया, मतलब ये भी क्या है, फिनेनिन ही है, ये भी डबल यू बन गया और ये भी डबल यू बन गया, तो ये सारी क्या हो जाएंगे, फिनेनिन हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में चार अलग अलग क्रम है, चार क्रम है, यूरेसिल है, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन। फिर इसके बाद सेकंड फेज में ये चारों फिर से अलग अलग हो गए हैं, यूरोसिल अलग कॉलम में है, साइटोसिन अलग कॉलम में है, एडेनिन अलग कॉलम में है और ग्वानिन अलग कॉलम में है। थर्ड फेज में एक साथ हो गए हैं, यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी, इस तरीके से। तो हम जब जब कोड बनाते हैं डीएनए का, तो कोड कैसे बनाते हैं कि फर्स्ट फेज का पहला क्षार क्रम, सेकंड फेज का पहला क्षार क्रम और थर्ड फेज के पहले क्षार क्रम के साथ क्या करेंगे, संकलित करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के जो बाद मिलेगा वो हमारा पहला कोड होगा। फिर दूसरा कोड किस तरीके से बनेगा, इसी तरीके से कि फर्स्ट फेज का पहला क्षार क्रम, सेकंड फेज का पहला क्षार क्रम और थर्ड फेज का ये दूसरा क्षार क्रम, तो ये क्या बन गया, यू यू सी बन गया। इसी तरह जब तीसरा कराएंगे तो फर्स्ट फेज का पहला क्षार क्रम, सेकंड फेज का पहला क्षार क्रम और थर्ड फेज का तीसरा क्षार क्रम, तो तीसरा क्षार क्रम क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर चौथा करवाएंगे तो ये हो जाएगा वही फर्स्ट फेज का पहला, सेकंड फेज का पहला और थर्ड फेज का लास्ट वाला यानी कि चौथा, तो ये क्या हमें मिल गया, यू यू जी मिल गया। ठीक इसी तरीके से अब हम फर्स्ट फेज के पहले को सेकंड फेज के साथ और थर्ड फेज के साथ कराएंगे, तो ये यू है, ये सी है और ये यू है, तो ये क्या मिल गया, यू सी यू मिल गया। फिर दूसरा कराएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, यू सी और ये क्या है, सी है। फिर तीसरा कराएंगे तो क्या मिलेगा, यू सी और ये क्या है, ए है। फिर चौथा कराएंगे तो क्या मिलेगा, यू सी और ये क्या है, जी है। ठीक, अब ये देखिए कि ये किसका कोड है, ये SER यानी कि सिरेनिन का कोड है, SER। ये चारों कोड किसके हैं, सिरेनिन के हैं। क्यों, क्योंकि UCU और UC दोनों में, चारों में मिल रहा है, UC इसमें भी है, UC इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो ये किसका कोड मिल गया, ये सिरेनिन का कोड मिल गया। इसी तरीके से अब सेकंड फेज के थर्ड क्षार क्रम को कराते हैं, तो थर्ड क्षार क्रम को कैसे करेंगे, इसी तरीके से पहला लेंगे यू, फिर ए और ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर सेकंड होगा यू
ए और सी हो जाएगा। फिर थर्ड लेंगे यू ए और ए हो जाएगा, और फोर्थ लेंगे तो यू ए और क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। और ये हमें क्या प्राप्त करता है, ये टी वाई आर और स्टॉप कोडांस, ये बनेगा टी वाई आर और ये दोनों कहलाते हैं स्टॉप कोडांस। टी वाई आर कहाँ पे है, थायरोनिन है, टी वाई आर का मतलब थायरोनिन, ठीक थायरोनिन, और ये कोड हमें थायरोनिन का मिलेगा, और ये दोनों कोड हमें किसके मिल जाएंगे, स्टॉप कोडांस के मिल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से लास्ट सेकेंड फेज के लास्ट क्षार क्रम का जब कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यू जी यू, फिर सेकंड मिलेगा यू जी सी, थर्ड मिलेगा यू जी ए, और फोर्थ क्या मिलेगा यू जी और जी। और ये क्या कहलाएगा, ये हमारा अगला कोडांस बनेगा, क्या बन जाएगा, एस्परजीन या ए, हाँ एस्परजीन ASN। ठीक, तो इस तरीके से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग एक बार लगाने की कोशिश करिएगा रफ में। ठीक, करना कैसे हमने समझा दिया, पूरा चार्ट पेपर इसको इसी तरीके से भरना है। और इसके बाद यहाँ पे ये कोडांस दिए गए हैं जो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये रटा होना चाहिए कि कितने आवश्यक अमीनो अम्ल हैं 20, और उन आवश्यक अमीनो अम्लों को क्रम वाइज याद कर लीजिएगा कि फिनेनिन है, फिर ल्यूसीन है, फिर सिरेनिन है, थायरोनिन, सिस्टीन, और ये इसका कोड लिखा गया है। जो कोड हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं वही कोड इन अमीनो अम्लों का ये लिखा गया है, क्योंकि अगर हम जब आगे करेंगे तो हमें LEU भी मिल सकता है, जब अलग तो बेस क्रम रख के करेंगे। इस तरीके से ये कोड लिखा गया है, जो सिरेनिन हो गया, थायरोनिन, सिस्टीन, ट्राइपिन, प्रॉक्सिनिन, हिस्टेडिन, ग्लाइनोसिन, एर्जिनिन, और ये यहाँ पे हो जाएगा आइसोल्यूसिन, मिथेनोनिन, थायरोनिन, एस्परजीन, लाइसिन, वैलिन, एलेनिन, एस्पिरेट और ग्लूटामिक और ग्लाइसिन, ये अमीनो अम्लों के कोड हैं, और 20 आवश्यक अमीनो अम्ल, और इन 20 आवश्यक अमीनो अम्लों को याद कर लीजिएगा। इसको करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो हम फिर से समझाएंगे, लेकिन करना ऐसे ही है। कैसे करना है कि फर्स्ट फेज के पहले वाले क्षार क्रम को सेकेंड फेज के पहले वाले क्षार क्रम के साथ और थर्ड फेज के पहले वाले क्षार क्रम के साथ, तीनों के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा पहला वाला। और 4 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं ये 4 कोड हैं, और इन चारों कोडों को डिकोड करके एक अलग कोड बनाना है, इसलिए 4 की संख्या में है। और एक चीज और ध्यान रखने वाली होगी कि जो भी कोड हमें प्राप्त होंगे हमेशा त्रिक होंगे, यानी कि 3 की ही संख्या में होंगे, वे 4 नहीं होंगे। ठीक, इसी तरीके से सेकेंड वाले को जब करेंगे तो फर्स्ट फेज के पहले क्षार क्रम को सेकेंड फेज के दूसरे क्षार क्रम के साथ, और थर्ड फेज के पहले क्षार क्रम के साथ, इस तरीके से यू से लेके जी तक उधर करते जाएंगे और इधर कॉलम वाइज करते चलेंगे। ठीक, तो जो चीज़ें समझ में आई वो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, आगे के वीडियो में हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और आगे की वीडियो में एक चीज़ और समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हमने रेप्लिकेशन का मेथड बताया वो 3 मेथड, चाहे कंजर्वेटिव मेथड हो, चाहे डिस्पर्सिव मेथड हो, और चाहे सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो, इन 3 मेथड में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे पेरेंटल डीएनए जुड़ते हैं, कैसे इनके डीएनए अलग होते हैं, डीएनए का खंड कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।